बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डायाफ्राम। जब हम डायाफ्राम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूरा प्रीसाइज होना चाहिए। प्रीसाइज किस तरह से? क्योंकि डायाफ्राम ग्रॉस एनाटॉमी में 3 जगह पर इस्तेमाल होता है। एक वो डायाफ्राम जो रिस्पायरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी डायाफ्राम या थोरैको एब्डोमिनल या एब्डोमिनोथोरैसिक डायाफ्राम, क्योंकि ये थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है और रिस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी डायाफ्राम। जो डायग्राम आप देख रहे हो डायाफ्राम की, तो ये रिस्पायरेटरी डायाफ्राम की है, जिसकी आपको सुपीरियर सरफेस या थोरैसिक सरफेस नजर आएगी। और इसकी इंफीरियर सरफेस को दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये डायग्राम। तो ये आपको नजर आ रही होगी, इसकी इंफीरियर या एब्डोमिनल सरफेस नजर आ रही होगी। दूसरा डायाफ्राम का वर्ड यूज होता है पेल्विक डायाफ्राम के लिए, और ये पेल्विक डायाफ्राम ये वो डायाफ्राम होता है जो किसको सेपरेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी को पेल्विक कैविटी से। और ये दो मसल की वजह से बनता है, द वेंट्रल एंड द कॉक्सीजियस मसल। अब एक और जगह पर डायाफ्राम इस्तेमाल होता है, उसका नाम है यूरोजेनिटल डायाफ्राम, जो असल में जो बनता है दो मसल की वजह से, स्फिंक्टर यूरेथ्री और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल की वजह से। इसका मेन फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम को और जेनिटल सिस्टम को डिफरेंशिएट करना, ये आप पेरिनियम में देखते हो। जबकि पेल्विक डायाफ्राम पेल्विस के अंदर, और जो रिस्पायरेटरी डायाफ्राम इसको आप थोरैक्स में भी देखते हो और एब्डोमेन के अंदर भी देखते हो। क्यों? क्योंकि ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो इसकी आपको सुपीरियर सरफेस भी देखने को मिलती है और इसकी एक इंफीरियर सरफेस देखने को मिलती है। सुपीरियर सरफेस थोरैसिक कैविटी की तरफ होती है, इंफीरियर सरफेस एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होती है। तो एक डूम शेप मसल है जो थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, और ये और इंस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन देते हैं इसके मसल फाइबर की, तो आपको नजर आता होगा यहाँ से। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि इसके पेरिफेरी में आपको बहुत सारी मसल फाइबर नजर आ रही होगी। ये पूरा इसका पेरिफेरी, और इसका व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ये सेंट्रल टेंडन। ठीक हो गया? तो ये जो इसके फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स आपको नजर आ रही होगी, मसल फाइबर इसका पेरिफेरी बनाते हैं, और इसके सेंटर में एक टेंडन बनता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन। जो मसल फाइबर थे वो एक सर्कमफेरेंशियल पैटर्न में होते हैं। सर्कमफेरेंशियल पैटर्न का मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और ये थोरैसिक आउटलेट से निकलते हैं। थोरैसिक आउटलेट ये वो ओपनिंग है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोरैक्स को लीव करने के बाद एब्डोमेन के अंदर आ जाते हैं, या एब्डोमेन से थोरैक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया? अब हम इसके ओरिजिन को पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात ये होगी कि जो मसल फाइबर इसके सर्कमफेरेंशियल पोर्शन बनाएंगे, इसका पेरिफेरल पोर्शन बनाएंगे, जबकि इसका सेंटर वाला पोर्शन एक टेंडन से बनेगा। अब हम इसके ओरिजिन पढ़ने वाले हैं। तो इसकी ओरिजिन 3 जगह से होती है। एक होती है स्टर्नम से, एक होती है इसकी रिब्स से, और रिब्स को कोस्टल पार्ट बोलते हैं। एक होती है लंबर वर्टिब्रा से, तो उसको बोलते हैं लंबर पार्ट। तो इसके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, स्टर्नल पार्ट, और एक कोस्टल पार्ट, एक होता है लंबर पार्ट। अब आपको इस डायग्राम में स्टर्नम तो शायद नजर ना आए इतने ज़्यादा, क्योंकि ये आपको इंफीरियर व्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लिखा हुआ है स्टर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम, ये वाला। तो स्टर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम ये वो वाला पार्ट है जो निकलता होता है बैक ऑफ ज़िफाइड प्रोसेस। कहाँ से निकलता है? बैक ऑफ ज़िफाइड प्रोसेस। तो स्टर्नल पार्ट बैक ऑफ ज़िफाइड प्रोसेस से निकलता है, जबकि कोस्टल पार्ट अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोस्टल पार्ट। तो सबसे मीडियली होता है स्टर्नल पार्ट। इसके लैटरली जाओ तो आपको नजर आएगा ये वाला कोस्टल पार्ट। ये वाला पूरा क्या है? कोस्टल पार्ट। व्हाइट इज कॉल्ड कोस्टल क्योंकि ये रिब से निकलता है, रिब्स को कोस्टे बोलते हैं। तो लोअर 6 रिब यानी 7 से लेकर 12 रिब से निकलता है उनके कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक हो गया? और इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको बोलते हैं लंबर पार्ट। व्हाइट इज कॉल्ड लंबर बिकॉज ये लंबर वर्टिब्रा से निकलता है। तो इस डायग्राम में आपको ये वाला आपको नजर आ रहा होगा स्टर्नल पार्ट, ये वाला पार्ट कोस्टल पार्ट क्योंकि आपको रिब्स नजर आ रही होगी, और ये वाला पार्ट, ये वाला है आपको लंबर पार्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है? ये वाला लंबर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी डायफ्राम। और लंबर पार्ट असल में 2 आर्चेस से निकलता है, जिनको आप बोल सकते हो लंबर कोस्टल आर्चेस या आर्कुएट लिगामेंट। आर्कुएट लिगामेंट। तो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, उसको बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और ये वाला लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। और जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट या मीडियल लंबोकोस्टल आर्च, ये जो मीडियल लंबोकोस्टल आर्च या मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ये असल में सोस मेजर के जो फेशिया होता है उसकी थिकनिंग होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे तो सोस मसल निकाल दिया है। इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको मीडियली जो मसल देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे सोस मेजर, और लैटरली आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रेटस लंबोरम। इनके ऊपर जो फेशिया होता है, सोस मेजर के ऊपर सोस फेशिया, क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर पर इसका थोरैकोलंबर फेशिया। तो उसकी जो यहाँ पे जो सोर्स मेजर के फेशिया की थिकनिंग होती है, सुपीरियर थिकनिंग, उसको बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। मीडियल बोला मैंने, ठीक है? एक होता है मीडियन जो सबसे दरमियान में होगा, एक है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और जो क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया की सुपीरियर थिकनिंग उसको बोलते हैं लैटरल आर्कुएट लिगामेंट या लैटरल लंबो कोस्टल आर्च। तो पहले हम बात करते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट अटैच किस जगह पे होता है? तो मीडियली बात करें तो ये
जो L1 वर्टिब्रा होता है इसकी बॉडी से अटैच होता है, तो ये L1 वर्टिब्रा की बॉडी से, ठीक है। और लैटरली बात करें तो इसी वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस पर, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा, तो ये नजर आ रहा होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा और ये इसकी बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं लैटरल लंबोकोस्टल आर्च या लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो ये असल में क्या होती है, फेशिया की थिकनिंग होती है जो क्वाड्रेटस लंबोरम के सुपीरियर पार्ट को कवर कर रहा है। तो ये मीडियली अटैच होता है ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ L1 वर्टिब्रा, ये वाला जहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रा जहाँ से ये वाला मीडियल लंबोकोस्टल आर्च अटैच हुई थी, तो यहाँ से ही लैटरल लंबोकोस्टल आर्च या लैटरल आर्कुएट लिगामेंट स्टार्ट होगा और लैटरली जाएगा 12th रिब के बॉर्डर पर। तो ये आपको नजर आ रही होगी 12th रिब। तो ये स्टार्ट हुआ ट्रांसवर्स प्रोसेस से और ये चला गया 12th रिब तक, तो ये होगा लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक हो गया। और जब डायफ्राम जब निकलता है, इसका जो लंबर पार्ट होता है, लंबर पार्ट कहाँ से निकला, मीडियल लंबोकोस्टल आर्चिस, और लंबोकोस्टल आर्चिस किसी न किसी लंबर वर्टिब्रा से निकल रही है। तो ये जो लंबर पार्ट था वो दो करूरा बनाएगा, ठीक है, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। तो ये वाला जो लंबर पार्ट है ये वाला एक क्रूरा बनाएगा, दो क्रूरा बनाएगा, क्रूरा प्लूरल और सिंगुलर क्रस। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये राइट क्रस लेफ्ट क्रस, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा वाला जो क्रस होता है वो होता है राइट वाला, ठीक है। राइट वाला काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो निकलता होता है 1 2 3 लंबर वर्टिब्रा, जबकि लेफ्ट वाला निकलता होता है अपर 2 लंबर वर्टिब्रा से। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो मीडियल मार्जिन होते हैं दोनों क्रूरा के, तो ये वाला राइट क्रूरा, सॉरी ये लेफ्ट क्रूरा है, लेफ्ट वाला क्रूरा और ये राइट क्रूरा है। तो इन दोनों के दरमियान एक मार्जिन होता है, ठीक है, इनके दरमियान एक मार्जिन होता है, मीडियल मार्जिन। तो ये मीडियल मार्जिन एक कर्व लाइन बनाता है, इस कर्व लाइन को बोलते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। तो आपके पास 3 लिगामेंट हो गए, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट और दो क्रूरा आपस में मीडियली मिलकर एक और आर्क बना देते हैं जिसको बोलते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, जिसके पीछे से या जिसके नीचे से आपको अयोर्टा नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद मसल फाइबर्स को देख लेते हैं। जो मसल फाइबर्स थे वो सर्कमफ्रेंशियल पेरिफेरल पोर्शन बनाते थे और इन्होंने दरमियान में जो सेंट्रल टेंडन उसके ऊपर जाके इंसर्ट होना था। और डायफ्राम ने असल में दो डूम बनाने हैं, कितने डूम बनाने हैं, दो। तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो आपको कौन सा डूम ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, तो जो राइट डूम होता है, सॉरी जो राइट डूम होता है ज़्यादा हायर इन पोजीशन होता है। वाई इट इज़ हायर इन पोजीशन, क्योंकि राइट साइड के ऊपर लीवर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, लीवर। तो लीवर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देता है, ठीक हो गया। तो जो राइट वाला पार्ट होता है, राइट डूम होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हायर इन पोजीशन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंसर्शन की। तो इंसर्शन होती है डायफ्राम की, वो उसके सेंट्रल टेंडन में होती है, सेंट्रल टेंडन में, ठीक हो गया। वो कहते हैं जो टेंडन होता है वो ट्राइलोबार इन शेप होता है, तो उसके आपको 3 लीफलेट देखने को मिलते हैं, दिस इज राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड एंड दिस इज सुपीरियर और एपिकल लीफलेट, ठीक हो गया। जो राइट लीफलेट के अंदर आपको एक बड़ी सी ओपनिंग देखने को मिलती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जो जंक्शन ऑफ राइट और मीडियन लीफलेट के दरमियान में होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवल ओपनिंग या वेना कैवल ओपनिंग, क्योंकि इसमें से इंफीरियर वेना कैवा ने पास करना है, जबकि यहाँ से इसोफेगस ने पास करना होता है और यहाँ पे इसोफेगल हाइटस बनता है, जबकि यहाँ पर जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट इसके पीछे से गुजरता होता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डायफ्राम की ओपनिंग को। तो डायफ्राम की आपको बेसिकली आपको 3 मेजर ओपनिंग्स देखने को मिलती है। दोबारा से बता देता हूँ, ये वाली जो ओपनिंग जो आपको राइट और मीडियन लीफलेट, तो असल में ये वाला राइट है और ये वाला मीडियन लीफलेट इन दोनों के ज्वाइन करने से बनती है। तो ये वाला मीडियन है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इन दोनों के ज्वाइन करने से एक ओपनिंग बनती है इन दोनों के दरमियान, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवल ओपनिंग और ये T8 के वर्टिब्रा के लेवल पे होती है। इसके बाद जो राइट क्रस होता है, राइट क्रस के अंदर ही आपको एक और ओपनिंग देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी जो पहली ओपनिंग थी वो सेंट्रल टेंडन के अंदर थी, जो दूसरी ओपनिंग आपको राइट क्रस के अंदर देखने को मिलती है। तो राइट क्रस के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं इसोफेगल ओपनिंग और इसमें से इसोफेगस ने पास करना होता है, ठीक है, इसोफेगस ने इसमें से पास करना होता है और इसमें जो फाइबर्स होते हैं राइट क्रस के वो लेफ्ट की तरफ आके इसोफेगस को अच्छी तरह से सराउंड कर लेते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। तो जो इसोफेगल ओपनिंग T10 के लेवल पे देखने को मिलती है और T12 के लेवल पर आपको देखने को मिलती है ये वाली aortic ओपनिंग, और aortic ओपनिंग T12 के लेवल पर मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के पीछे पड़ी हुई होती है। अब इनके कंटेंट को भी देख लेते हैं। जो वेना कैवा ओपनिंग से पास करना है इंफीरियर वेना कैवा, इसी के साथ यहाँ से गुजरनी है राइट फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व भी यहाँ से पास करेगी जो डायफ्राम को सप्लाई करती है और लिम्फेटिक ऑफ लीवर। तो आपने इसको याद करना है IRL से, IRL से, तो I से इंफीरियर वेना कैवा, राइट से R से राइट फ्रेनिक नर्व, L से लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर। और कहते हैं कि ये ओपनिंग, इस ओपनिंग का पर क्या सिग्निफिकेंस क्या होती है, डायफ्राम का ओपनिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है।
अब आपने ये बात गौर से सुननी है, जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इंस्पिरेशन करते हैं, और इंस्पिरेशन में आपने ये बात नोट की होगी कि जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्यों? कि बाहर की हवा अंदर आ सके, तो इंट्राथोरैसिक प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो फ्लूइड होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, और इंफीरियर वेना कैवा असल में नीचे से आ रहा है, एब्डोमेन से आ रहा है किसकी तरफ? थोरैक्स की तरफ। जब एब्डोमेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, थोरैक्स के अंदर प्रेशर कम है, तो जो इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होगी वो डायलेट हो जाएगी और ज़्यादा ब्लड पास करेगा डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर हम बात करते हैं इसोफेगस की ओपनिंग की, तो यहाँ पे कुछ फाइबर्स राइट क्रस्ट वाले इसको सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड करने के बाद ये होता है कि अगर डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है या एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये वाले फाइबर इसोफेगस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि ज़्यादा इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से स्टोमक की कंटेंट इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स ना कर सके, तो ये प्रोटेक्टिव मेजर होते हैं। इसकी वजह से इसोफेगल ओपनिंग कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। इसोफेगल ओपनिंग से इसोफेगस गैस्ट्रिक नर्व्स और इसोफेगल वेसल्स पास करती है, जबकि अयोर्टिक ओपनिंग चूंकि डायफ्राम के अंदर से नहीं पास कर रही, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसमें से पास करती है इजाइगस वेन, थोरैसिक डक्ट एंड द एओर्टा। ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, मेजर ओपनिंग। इसके साथ साथ आपको मल्टीपल स्मॉल ओपनिंग्स देखने को मिल सकती है, जिस तरह जो डायफ्राम के आपको क्रस्ट नजर आ रही है, क्रस्ट को पियर्स करने वाली कौन कौन सी नर्व है? ग्रेटर एंड लेजर सबक्लैविकुलर नर्व। ठीक हो गया, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लेजर थोरैसिक सबक्लैविकुलर नर्व, ये ग्रेटर सबक्लैविकुलर नर्व, ये डायफ्राम के क्रस्ट को पियर्स करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो लेफ्ट क्रस्ट होता है, लेफ्ट क्रस्ट को पियर्स करने वाली हेमीजाइगस वेन भी होती है, जो इस डायग्राम के अंदर शो नहीं की गई। इसके साथ जो सिंपैथेटिक चेन होती है, सिंपैथेटिक चेन मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से या नीचे से गुजरती है, तो आपको नजर आ रहा होगा सिंपैथेटिक ट्रंक मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से, और जो लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से सबकोस्टल वेसल्स और नर्व्स पास करती है। यहाँ पर ये नहीं दिखाई गई। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और लिम्फेटिक्स होती है, वो डायफ्राम के कह सकते हैं कि एक फोरामिन ऑफ मोरगैक्नी से पास करती है, कि डायफ्राम का वो वाला पार्ट जो ज़िफाइड प्रोसेस और डायफ्राम का वो वाला पार्ट जो किसके दरमियान है, वो वाला पार्ट जो कोस्टल कार्टिलेज से निकल रहा है, तो इन दोनों के दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामिन ऑफ मोरगैक्नी। तो इसमें से पास करती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और कुछ लिम्फेटिक्स भी पास करती है। तो इस डायग्राम में आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा। इसके बाद लास्ट एक और चीज़ है कि जो मस्कुलोफ्रेनिक नर्व होती है, सॉरी मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स होती है, वो डायफ्राम को पियर्स करती है एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। तो आपने ये भी अच्छे से याद कर लेना है। अगर हम डायफ्राम की नर्व सप्लाई को देख लेते हैं, तो डायफ्राम की इनर्वेशन को या ब्लड सप्लाई को देखने के लिए मैं आपको ये वाली टेबल दिखा देता हूँ, ये वाला। तो आपने ये वाला टेबल क्लियर हमको याद करना है, जो उसकी आर्टीरियल सप्लाई सुपीरियर सरफेस पर और इंफीरियर सरफेस पे क्या होती है, वो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो सुपीरियर सरफेस थोरैक्स की तरफ है, इंफीरियर सरफेस एब्डोमेन की तरफ है, तो उसको सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाले थोरैसिक स्ट्रक्चर्स हो गए और इंफीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाले एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हो गए। तो आर्टीरियल सप्लाई आपको सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी देखने को मिल सकती है थोरैक्स के अंदर, और थोरैसिक एओर्टा से निकलती है, जबकि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। वेनस ड्रेनेज यही मस्कुलोफ्रेनिक और पेरिकार्डियकोफ्रेनिक जो इंटरनल थोरैसिक वेन में खत्म होती है, जबकि यहाँ पे इंफीरियर फ्रेनिक वेन जो इंफीरियर वेना कैवा में खत्म होती है। सुपीरियरली बात करते हैं तो डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड, इंफीरियरली बात करते हैं तो सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड। अगर डायफ्राम की इनर्वेशन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की डायफ्राम की इनर्वेशन की बात करते हैं, तो जो डायफ्राम की मोटर सप्लाई होती है वो फ्रेनिक नर्व से आती है, C3 C4 C5 से। अगर सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं तो फिर सेंटर वाले पार्ट को सप्लाई करने वाली फ्रेनिक होती है, जबकि पेरिफेरल पार्ट को सप्लाई करने वाली इंटरकोस्टल होती है, T5 से लेकर T11, और सबकोस्टल नर्व जिसकी रूट वैल्यू T12 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायफ्राम का बेसिक ओवरव्यू। डायफ्राम के फंक्शन क्या होती है, पहला तो आपको मैंने इंफीरियर वेना कैवा के हवाले से बता दिया कि जो वीनस रिटर्न करवाता है डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मेन मसला इंस्पिरेशन का पंप हैंडल मूवमेंट करवाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज इसको प्रिवेंट करना। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो अगर डायफ्राम की अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।